हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। और आज की इस क्लास को मैं कराने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी 7 क्लासें ऑलरेडी आ चुकी है। अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। इन कंप्लीट क्लासेस के प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन कर दूंगा। इसके अलावा गाइज अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। गाइस कभी कभी किसी दिन क्लास नहीं आ पाती है तो आप थोड़ा सा परेशान ना हुआ करें। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि डेली बेसिस पे क्लास आए, बट किसी दिन क्लास ना आया करे तो समझ जाएगा कि उस दिन मैं बिजी हूँ, क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मी। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से क्वेश्चन को आपको रीड करना है और देखना है कि आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है फिर गलत है। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। क्या बोला जा रहा है? स्कूल के कार्यक्रमों में उनकी बढ़ी हुई भागीदारी की संभावना का पता लगाने के लिए एक स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं? शिक्षकों और छात्रों का एक साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरव्यू सेशन चल रहा है टीचर और स्टूडेंट का। यह प्रयास किस प्रकार के शोध से संबंधित हो सकता है? क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो इंटरव्यू चल रहा है दैट इज विद द व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इनहांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। दिस एंडेवर मे बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च। किस तरह की रिसर्च कहलाएगी ये? इवेल्युएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला होता ना कि जो आपको पढ़ाया गया है ड्यूरिंग द ईयर उस चीज का आपका इंटरव्यू चल रहा है, लाइक मॉक टेस्ट होते हैं, सॉरी मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, वाइवा टेस्ट होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं ना। वाइवा टेस्ट होते हैं जब आपका एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए आते हैं, फिर कई बार इंटरनल वाइवा कंडक्ट होता है। तब उस केस में इस तरह के टेस्ट को कहा जाएगा इवेल्युएशन रिसर्च, बिकॉज वहां पर जो भी आपको पढ़ाया गया है ड्यूरिंग द ईयर उसको चेक किया जा रहा है कि आपको कितना आता है। दैट विल बी इवेल्युएशन रिसर्च। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू सेशन जो चल रहा है वो किस लिए चलाया जा रहा है? The principal of school conduct interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program। तो वहां पर जो है चेक किया जा रहा है कि कितना जो है स्टूडेंट के अंदर इस तरह की इस चीज की ललक है कि वो स्कूल के प्रोग्राम को अटेंड कर सके। तो ये जो है किस तरह की रिसर्च की बात की जा रही है? दैट इज एक्शन रिसर्च। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन फील्ड में बहुत ही बड़े लेवल पे एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है, ना सिर्फ एजुकेशन फील्ड में बल्कि इंडस्ट्री फील्ड में भी एक्शन रिसर्च का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। इसमें होता है क्या है कि जो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, जो आपकी डेली लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की बात की जाती है। और इनको जब सॉल्व किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा एक्शन रिसर्च। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सो यहाँ पर एक्शन रिसर्च इज अ मेथड यूज्ड बाय टीचर्स टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई इशू आ रहा है, आपके स्कूल में कोई इशू आ रहा है, तो ऐसे में इस तरह के जो इशू होंगे, एवरीडे जो इशू आते हैं डेली लाइफ में, जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाएगी दैट विल बी एक्शन रिसर्च। इट इज अ रिफ्लेक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड एक्शन बेस्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन्फॉर्मेशन सीकिंग इन द क्लासरूम। क्या बोला जा रहा है कि ये समस्या समाधान या सूचना प्राप्ति के लिए चिंतनशील, लोकतांत्रिक तथा क्रिया आधारित दृष्टिकोण है। तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्शन रिसर्च। देखिए गाइस, जितनी भी तरह की रिसर्च होती है मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च में। अगर आप तरह की जितनी भी तरह की रिसर्च होती है इनके बारे में काफी डिटेल में जानना चाहते हो तो दो तरीके हैं। एक तो आपका क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में मैंने काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई है। और दूसरा यूट्यूब पे भी मैंने एक लेक्चर पोस्ट किया था, काफी टाइम पहले की बात है, जहाँ पे मैंने मेथड्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करें आपके साथ। तो अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। सिंपली आपको यूट्यूब पर टाइप करना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखना पहले यूट्यूब पर, देन लिखना मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये आपको जो वर्ड्स हैं ये आगे लिख देने हैं, देन उसके बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। बेसिक तरीके से मैंने आपको जितने भी मेथड्स होते हैं रिसर्च के सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। क्या बोला जा रहा है कि शोध के किस चरण में अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे को प्रासंगिक माना जा सकता है? तो जो रिसर्च एथिक्स है गाइस, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज योर PYQ, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन गिवन है, एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम इन फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च। कब करते हो? जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात करते हो या आप पॉपुलेशन रिसर्च को डिफाइन करते हो,
इसके अलावा जब डेटा कलेक्शन या फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है या फिर रिपोर्टिंग और फाइंडिंग्स होती है। तो गाइस देखिए, जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तब हमेशा हम डेटा कलेक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं। डेटा कलेक्शन जब करना है तो ना तो किसी इंसान की जान लेनी है, ना किसी जानवर की जान लेनी है हमें, ना ही किसी का डेटा चोरी करना है, ना डेटा किसी का कॉपी करना है, ना किसी किए हुए काम को कॉपी करना है। तो यहाँ पर जितनी भी तरह की हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एथिक्स मतलब 90 to 99% जो एथिक्स की बात कर रहे होते हैं, हम इस वाले स्टेज की बात कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्शन की एंड इंटरप्रिटेशन की, कि आप डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करें, आप अपने एथिकल जो आपके अंदर नैतिकता होती है उसको आपको बरकरार रखते हुए अपनी रिसर्च को अंजाम देना है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, दैट इज एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। अब रिसर्च के अंदर जो एथिक्स होती है ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दिया है। दैट इज रिसर्च एथिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। दैट इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, आप ईमानदार रहें। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर आप किसी ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हो तो याद रखें कि किसी ह्यूमन को इंजरी ना हो, प्लस किसी की डेथ ना हो उस रिसर्च में। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप अगर एनिमल से रिलेटेड कर रहे हो तो एनिमल में सेम चीज कि किसी को इंजरी ना हो, किसी की डेथ ना हो। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पैसे देके रिसर्च जो है वो उस तरीके से करिए और या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया पैसे दे करके, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखें, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको एज ए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखें, मतलब उनका जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना जरूरी है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें कॉपीराइट की, आईपीआर की, मतलब किसी का डेटा कॉपी ना करें, किसी का किया हुआ काम कॉपी ना करें। प्लस ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पक्षपात ना करें किसी के साथ, अपना जो रिजल्ट है वो वही रिजल्ट ड्रॉ करें जो कि एक्चुअल में रिजल्ट आ रहा है, अपने मन से कुछ भी उसमें डालने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि रिसर्च एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं इनके अंदर इन बातों को जो है ध्यान में रखा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी इस बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है। सो गाइज यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिपोर्टिंग किसका फिक्स किया हुआ है, किसका रिपोर्ट जो है उसका फॉर्मेट उसके जैसा ही होना चाहिए जैसा कि फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो किस चीज की फॉर्मेट का जो है उसी के जैसा रखने की जरूरत होती है। डॉक्टरल लेवल थीसिस की, दैट इज पीएचडी थीसिस की बात की जा रही है यहाँ पर, पीएचडी थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स या फिर सिंपोसिया। तो यहाँ पर गाइस बात की जा रही है रिपोर्टिंग फॉर्मेट की। अब यहाँ पर जो पीएचडी थीसिस होती है इसका जो फॉर्मेट है ये एक फॉर्मल फॉर्मेट आपका होना जरूरी है। इनफॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अगर नहीं है तो आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का वैसे तो सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी में 80 to 90% जो है आपका सेम टू सेम फॉर्मेट रहता है, बट कुछ कई बार 10-5% ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो खैर एक अलग बात है। लेकिन जो आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए पीएचडी थीसिस का, दैट इज द फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस मिली हुई है। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, दैट इज डॉक्टरल लेवल थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगी तो उससे क्या होगा। क्वेश्चन मतलब होता है धमकी देना, क्वेश्चन का मतलब क्या होना, जबरदस्ती मतलब धमकी देना एक तरीके से। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, धमकी दी जाती है क्या, टीचर धमकी देते हैं क्या आपको, नहीं। सबमिशन होता है क्या, प्रस्तुत करना। कन्फ्रंटेशन होता है क्या, दैट इज आमना सामना करना, या फिर परसुएशन करना, दैट इज अनुनय करना। तो गाइस देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि आपने कोई डिग्री करी है या फिर पढ़ाई करी तो आप क्या बोलते हो, आई एम परसुइंग, क्या बोलते हो, आई एम परसुइंग बीकॉम, यही बोलते हो ना। परसुइंग का मतलब क्या होता है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो उस चीज को, उस डिग्री के बारे में अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है, परसुएशन लाती है, आपके अंदर अच्छे से स्टडी करने का एक तरीके से आपको मैसेज कन्वे करने का एक साधन, एक जरिया बनती है, दैट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज परसुएशन इज द राइट आंसर। सो गाइस देखा आपने, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा तब भी आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे अपना, तो कॉमन सेंस ये कहता है भाई कि जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो हम वहाँ पर परसुइंग वाला वर्ड यूज करते हैं, परसुएशन वाला वर्ड जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो तभी मैं कहता हूँ कि जब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाएं वहां पर हमेशा कान नाक दिमाग सब कुछ खोल के बैठें, ताकि हल्का से भी आपको कोई हिंट मिले, कोई ट्रिक मिले, आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक करे तो उसका आंसर आप इजीली कर पाए। तो यहाँ पर गाइज यूजीसी नेट में ना सिर्फ आपको पढ़े हुए क्वेश्चन का आंसर सही करके आना होता है, बल्कि कई बार आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए भी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं आपके एग्जाम में।
तो वो अगर कॉमन सेंस अगर आपको लगाना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि यूजीसी नेट में तुक्का कैसे लगाएं। आप लोगों ने आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने तो देखा होगा उस वीडियो को, नहीं देखा तो आप लोग भी देख लेना कि यूजीसी नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिसमें मैंने ज्यादातर मतलब कॉमन सेंस की बात करी कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को आइडेंटिफाई करना है। नहीं देखा तो देख लेना। आपको सिंपली यूट्यूब पर लिखना है यूजीसी नेट मेंटर। यूट्यूब पर जब आप लिखोगे यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना तुक्का, ऐसे लिख देना तुक्का, ऐसे करके लिखोगे तो वो वाली वीडियो आ जाएगी मेरी, और उस वीडियो को देख लेना। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। यूट्यूब ओपन करो, ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, सर्च बटन जहां पे होती है उसमें लिखो यूजीसी नेट मेंटर तुक्का, ऐसे लिखोगे तो वो वीडियो आ जाएगी, और उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम तुक्का लगा सकते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इट एंगेज स्टूडेंट एंड फोस्टर हेल्थी बिहेवियर विद बोथ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। तो जब भी आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हेल्दी बिहेवियर आता है स्टूडेंट्स के अंदर, और जो कम्युनिकेशन होती है वो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से हो पाती है, और जो जिस चीज को आप डिलीवर करना चाहते हो अच्छे से डिलीवर भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल इनएनिटीज, देन बाइज्ड पैसिविटी, देन ग्रुप अग्रेशन। तो गाइस यहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करें तो ये आपका अच्छा संचार का आधार है, सामाजिक पहचान, बाहरी पागलपन, पक्षपाती निष्क्रियता और सामूहिक आक्रामकता। तो गाइस देखिए कई बार ना हमें हिंदी में पढ़ करके चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। अगर आपने 5th क्लास या 8th क्लास या 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी तो कई बार क्या होता है कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार हिंदी में भी रीड कर लेना। मैं आपको यूजीसी नेट के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, ये मैंने खुद भी यूज किया था गाइस, कि जब कभी क्वेश्चन, पहले तो आप इंग्लिश में पढ़ें अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई भी किसी भी तरह की शर्माने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को ऊपर ही ऑप्शन गिवन होता है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का या इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने का। उसको कन्वर्ट करो हिंदी में, एक बार रीड करो, देखो क्या वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्या उसका आंसर कहीं आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, और क्लिक कर रहा है तो उसका आंसर कर दो। तो यहाँ पर आपको हर तरीके से आपको कोशिश करना है कि जो आपका आंसर है वो सही हो जाए, तरीका कोई भी हो, कैसे भी हो, बस हमें तो सही करके आना है। तो बस वही काम करना है। सो गाइस यहाँ पर जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो किस चीज का आधार है, कक्षा संचार का आधार क्या है? दैट इज सोशल आइडेंटिटी। देखिए गाइस जब भी हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, चाहे हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें या हम बात करें एज ए लीडर, अगर आप लीडर आगे खड़े हो और कुछ लोगों को आप बोल रहे हो, जैसे कोई नेता वगैरह होते हैं, तो सोशल आइडेंटिटी के बेस पे बात कर रहे होते हैं। मतलब उनको जो है एज ए सामाजिक पहचान के तरीके से बात करनी होती है, और वहां पर कहना कि आप लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हो, अपने बातों में लाने की बात कर रहे हो, या फिर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। सो व्हेन देयर इज वन पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग टू मोर देन 2 और मोर देन 3 पर्सन जो कि सामने बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, वो सोशल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वहां पर रिप्रेजेंट करी जा रही है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और आपको पता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में तो सोशल आइडेंटिटी ही आएगा, क्योंकि वहां पर एक तरीके से सोशल तरीके से जो सोशल मैसेजेस को डिलीवर करना होता है, मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोग सामने बैठे जिनके सामने आपको अपना मैसेज कन्वे करना है। गाइस देखिए मैं एक वीडियो जो है वो प्लान कर रहा हूँ, दैट इज की रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए और रिसर्च पेपर को पब्लिश कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने अपना रिसर्च पेपर लिखा था कोविड-19 के ऊपर कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ा है इंडिया में, तो उसको मैं उस रिसर्च पेपर का अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कोई इधर उधर हवा में बातें नहीं होंगी, जिस तरीके से मैंने रिसर्च पेपर लिखा है उसको पब्लिश कराया है, तो उससे रिलेटेड ही मैं आपको आप जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो या फिर फ्यूचर में लिखोगे और या फिर अगर पीएचडी भी करोगे तो डेफिनेटली वहां पे भी चीजें जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो ये वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, जल्दी इस वीडियो पे काम करूंगा मैं, और जल्दी वीडियो आपके सामने आएगी। एक असर्शन रीजन वाली वीडियो भी रहती है, वो भी जल्दी वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, 2-4 दिन में आपके सामने वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और देखिए गाइस आप लोग ना कमेंट नहीं करते यार, वीडियो देख के चले जाते हो चुपचाप से, कमेंट नहीं करते, वीडियो को शेयर भी क्या करो और वीडियो को कमेंट भी क्या करो, इन चीजों से हमें मोटिवेशन मिलती है ना। सो गाइज देखिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जो स्टूडेंट दिसंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 6 मंथ और 12 मंथ वाले कोर्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप दिसंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मत सोचो कि फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा यार ऐसे सोचोगे तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब यही कि आज से पढ़ना, अभी से पढ़ना। जितना आप लेट करोगे उतना ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको टॉप 6% में आना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 94% को बीट करना पड़ेगा, और बीट करने के लिए आपको आज से पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना है, 6 मंथ 12 मंथ वाले कोर्सेज को स्टार्ट कर लो। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको प्रॉपर तरीके से 6 मंथ देने पड़ेंगे अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो जो 6 मंथ वाला है, 12 मंथ वाला है कोर्सेज, आप इनको स्टार्ट कर लीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करके कंप्लीट कोर्स जो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है।
पर्सनली मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इन टॉपिक्स को तो बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बच्चे तक इन चीज़ों को समझ लेंगे। एक 7th 8th क्लास का स्टूडेंट देखेगा वो भी चीज़ें समझ लेगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट भी है ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके। तो आपको सिंगल प्लेस पे सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको मॉक टेस्ट पे अलग से पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 95 राउंड मॉक टेस्ट हैं। इतने सारे मॉक टेस्ट आप करते करते थक जाओगे। तो यहाँ पर एक सिंगल प्लेस पे इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इसका एडवांटेज आपको उठाना है। अलग से मॉक टेस्ट लेने का क्या फायदा जब यहाँ पर एक सिंगल जगह पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं। प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। पेपर 1 ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी ही आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कंटेंट है। एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। 95 राउंड मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, जिनको डाउनलोड करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब गाइस करना क्या है, सबसे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। इंस्टा पे सर्च करो, जल्दी से फटाफट से फॉलो कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो यार, यहाँ पर भी लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ। प्लस कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो मैं उसको भी शेयर कर देता हूँ, है ना। तो फटाफट से पीडीएफ जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। और गाइस एक चीज और, दैट इज की अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करो यार। जितने भी ग्रुप में आप लोग अभी ज्वाइन हो रखे हो सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करो, है ना। तो बच्चों का भी भला हो जाएगा, प्लस आप लोगों का भी भला हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।